जी हाँ, महागठबंधन की महाजित, महागठजोड़ की महाजित। जी हाँ, बिहार विधानसभा चोणां 2015 के नतीजे आ चुके हैं तो इन्होंने नतीजों ने साफ कर दिता है कि शायद हुण मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़ के नहीं बोल रहा। जिस वक्त महागठबंधन नूं बनाया जा रहा सी तां कई तरह के सवाल ते कई तरह के किंतु परंतु नीतीश कुमार लिए किए जा रहे सन, पर हुण नीतीश की दूरअंदेशी की सब गल्लां कर रहे हैं। एक गल बिल्कुल साफ है कि इन्हां चोणां के नतीजों तो बाद बीजेपी ਅਤੇ खास तौर पर प्रधानमंत्री ਅਤੇ अमित शाह ਨੂੰ सोचਣ ਲਈ मजबूर होना पवेगा कि आखिरकार गलती कित्थे हुई। ये सारी विचार चर्चा लैके असीं तुहाडे सामने हाज़र हाँ। जो चोण नतीजे आए ने उस तो बाद ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दा की भविख होएगा, बीजेपी की रणनीति की होएगी कि ਵੱਖ-ਵੱਖ जन सभावां दे विच उलमलदा सैलाब वोटां दे विच तब्दील नहीं हुंदा, जे नहीं हुंदा तो क्यों लोग सिर्फ तो सिर्फ सुणन आंदे ने नरेंद्र मोदी नूं। इस बारे विचार चर्चा होएगी। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए ने। सब तो पहला जान पहचान सारे मेहमानां नाल मैं तुहाडी करा देना चाहना। साडे नाल सीनियर बीजेपी आगू आरपी सिंह जी जुड़े हुए ने। इस दे नाल ही पंजाब यूनिवर्सिटी तो प्रोफैसर आशुतोष जी जुड़े हुए ने। दीपक प्रवतियार साडे नाल जुड़े हुए ने, एनालिसिस ने, बिहार इलैक्शन ने काफ़ी कवर भी की है और सवेरे भी इन्हां दे असीं विचार सुन रहे सी। साडे नाल प्रभजोत सिंह जी ने, साडे संपादक मोहाली स्टूडियो तो, ब्रजमोहन जी ने, डिप्टी एडिटर साडे, सारिआं नाल असीं गलबात करांगे। बहुत बहुत स्वागत है सारिआं दा। और मैं शुरुआत आरपी सिंह जी तुहाडे तो करना चाहांगा। जिहड़ा अज नतीजे आए ने, इन्हां नतीजिਆਂ ने एक गल बिल्कुल साफ कर दी है कि हुण लोग बड़े सियाणे हो गए ने, लोगों को अहमियत पता चल गई अपने वोट की। और दूजी वड्डी गल कि असीं ये मान लीए कि लोगों के सिर ते चढ़ के जिहड़ा असीं कह रहे सी नरेंद्र मोदी का जादू बोल रहा है, वो जादू खत्म हो गया। देखो, ये कहना कि लोग हुण सियाणे हो गए या लोगों को अपने वोट की अहमियत पता लग गई, मैं मनदा हिंदुस्तान का जिहड़ा मतदाता है वो शुरू तो सियाणा है। इस मामले कभी भी जब भी इलैक्शन में जब भी वोट पाया बड़े समझ के सूझबूझ नाल वोट पाया और अपना हित साधते हुए, देश का हित साधते हुए वोट पाते हैं। ये नहीं कि कोई किसी रेले किसी प्रेशर जाके वोट पाते हैं। चलो, देश के हित नूं वेखते उन्होंने वोट पाई है। जादू चढ़ के बुलंदी की गल की, ये हाँ हाँ बिल्कुल, देश अपना तो अपना प्रदेश देश दोनों, मतलब अपना प्रदेश और देश दोनों देख के अपने हित में वोट पाते हैं। वो कोई ये नहीं कि कोई किसी के प्रेशर जाके या किसी उस करके वोट पाते हैं। मैं और असं जो बिहार का रिजल्ट है उस मैंडेट में एक्सैप्ट करते हैं और बड़ी ह्यूमिलिटी नाल एक्सैप्ट करते हैं। और असी नीतीश कुमार जी को बधाई भी देंगे कि वो जिते ने, पर ये करके ये नहीं कि कोई मोदी का जादू घट गया या कोई ये गल। अज भी देश सब तो वड्डे कोई लीडर है जिन्होंने लोग सुनना चाहते हैं, जिन्होंने लोग मनते हैं। अज भी जिसकी सब तो ज़्यादा फॉलोइंग है वो अज भी नरेंद्र मोदी है। उसके मुकाबले का लीडर अज भी देश कोई है नहीं। पर सुनने वाले लोग पर आरपी सिंह जी, सुनने वाले लोग वोटां च तब्दील नहीं हो पाए इस बार। हाँ, मैं मान ली वो कारण होर नहीं जी, वो वोट तब्दील होना होर गल है। वो थले हर सीट का अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, हर स्टेट का अपना एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। वो अपनी जगह है, असी उन्होंने मान्यता देंगे हैं जी। वो कितने साड़ी गलती रही, कितने साढ़े को पुल हो गई, वो असी विचार करांगे। वो विचार करके सोचेंगे उसका की रस्ता कढ़ना अगे वास्ते जी। परंतु हर स्टेट का, हर प्रदेश का अपना एक कास्ट कॉम्बिनेशन, अपना एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अपना एक अलग थले के फैक्टर है। वो फैक्टर काम करते हैं जी। वो ये नहीं कि मतलब अज भी मैं शरदा के कहता मोदी जी के वखंदा लीडर अज हिंदुस्तान नहीं है साढ़े को। ही इज द टॉलेस्ट लीडर इन द कंट्री टुडे एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। चलो चलो, मैंने लगता कि शायद इसे गल नूं लैके तुसीं गलत फहमी विच भी रहे हो और बिहार इलैक्शन दे विच इसलिए उन्होंने प्रेजेंट भी किया और नतीजा साडे सामने आ गया। दीपक जी, मैं तुहाडे तो ये जानना चाहना कि वार-वार असीं यही गल करते हैं कि ਜਦੋਂ भी किसी भी स्टेट की इलैक्शन होंदी है, स्टेट के लीडर नूं नाल लैके जाना बड़ा जरूरी हो जाता है। पर शायद बीजेपी ने दिल्ली इलैक्शन के नतीजे तो बाद इस गल नूं भी नहीं सीखिया और नतीजा हुण बिहार दे विच नज़र आया। कि तुसीं ये मनदे हो कि जिस तरह के नाल नरेंद्र मोदी होरां ने इस कैंपेन नूं संभालिया, उस कैंपेन के फेल होने तो बाद हले कि बीजेपी इस नूं नहीं मन रही, पर किते ना किते ये सानूं मन के चलना पवेगा कि बीजेपी ने आम कैडर है बिहार का, आम लीडर है जिहड़ा उसकी अणदेखी की, जिसका नतीजा रहा। एक बात आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री 30 से ज़्यादा पब्लिक रैली, इलेक्शन रैली बिहार में करते हैं। ये आज तक कभी नहीं हुआ था। ठीक है, जो अभी हो रहा है, जो इन्होंने किया। तो और इसका एक परिणाम ये हुआ कि जो लोकल लीडर्स थे वो वहाँ पे उस तरह से उभर के नहीं आए कि इनके कौन लीडर हैं वहाँ बिहार में लोकल लेवल पे, वो नहीं रहा। और दिल्ली की जो गलती जो आपने कही, बिल्कुल उन्होंने दोहराया यहाँ पे। दिल्ली का केस मैंने सवेरे भी कहा था इस प्रोग्राम में कि आइसोलेशन में नहीं लेना चाहिए था। इट वाज टेकन एज
in isolation actually. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਰੁੱਸਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੁੱਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੋਈ हैसियत नहीं या जो भी है, पर उसका नतीजा तुसीं मनदे हो कि हुण नज़र आ रहे हैं ये नतीजे सारे? बिल्कुल बात सही है अर्पित की। जिस तरह से पहले आज से 15 साल पहले बीजेपी के अंदर में वर्क कल्चर होता था, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने की बात होती थी, उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क हुआ है। अब बीजेपी में क्लब ही हो गया है जो रिटायर हो गया है। और लेकिन अगर उनके तजुर्बे को देखें, राजनीतिक तजुर्बे को देखें, जितनी लंबा पॉलिटिकल करियर उनका रहा, अगर उनके एक्सपीरियंस को साथ में रखा जाता तो उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होता। लेकिन इस चुनाव को ये देखा गया कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, ये पूरी बीजेपी एज ए यूनिट, एज ए पार्टी चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही थी। और जो एक सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ये करी है कि उसमें जो स्थानीय नेता थे उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया। शुरुआत के 2 स्टेजेस को देखें, 2 फेजेज में जब इलेक्शन हुए तो उसमें सिर्फ मोदी और अमित शाह के उसमें लगे हुए थे पोस्टर्स। बाद में उस पोस्टर्स को रिमूव किया गया और वहां के जो लोकल लीडर्स थे उनके पोस्टर्स को लगाया गया। तो निश्चित तौर पे इस चीज को भुनाने में पार्टी पूरी तरह से विफल रही है। ठीक है, चंडीगढ़ चलते हैं। प्रोफैसर आशुतोष साडे नाल जुड़े हुए ने। आशुतोष जी, मैं थोड़े तो ये जानना चाहना इस पूरे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਵੇਵ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ, ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? देखिए, इसमें ऐसा है ना कि बीजेपी ने शुरुआत अच्छी की थी बीजेपी ने, और मेरे ख्याल में वो एडवांटेजेस पोजीशन में थे जब वो विकास की बात कर रहे थे। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि उनका मुकाबला एक बहुत ही मजबूत अपोजिशन के साथ हुआ। एक तरह से बीजेपी एक तरफ थी और सारी अपोजिशन दूसरी तरफ थी। तो ये 2-3 फैक्टर बहुत बीजेपी के खिलाफ गए। एक तो जैसे आप उठा ही रहे हैं, बाहरी वर्सेस बिहारी, तो नीतीश कुमार ने एक रीजनल फैक्टर को, जो रीजनल अस्मिता होती है, रीजनल आइडेंटिटी, रीजनल डिग्निटी को पूरी तरह से भुनाया। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने किसी लोकल को चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, न ही कंपेनिंग में आगे लाए। तो कंपेनिंग और लीडरशिप, ये दोनों फैक्टर बहुत ही डिसाइसिव रहे। ये दोनों फैक्टर, जो लीडरशिप थी और जो कंपेनिंग थी, जिसमें कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। लालू यादव ने सोशल जस्टिस की बात उठाई, मंडल को वापस एजेंडे पे लाया। दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक तरह से काउंटर फॉयल हुए नरेंद्र मोदी के, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट की बात की, गवर्नेंस की बात की, और उन्होंने बहुत ही सधी हुई भाषा का इस्तेमाल किया। एक कंपेनिंग भी बहुत सधे ढंग से चलाई। तो कुल मिला जुला कर ये पैकेज का जो मामला था, ये जुमलेबाजी रह रही, क्योंकि लोगों का ये था कि पैकेजेस अगर मिलना भी है, देखिए बिहारी लोग काफी होशियार होते हैं, उनको पता है कि अगर पैकेज मिली है तो मिली है। केंद्रीय सरकार जब घोषणा करती है, वो नोटिफाई होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पैसे अब नहीं आएंगे। उनको पता था कि पैसे कौन इस्तेमाल करेगा, बिहार गवर्नमेंट करेगी, बिहार गवर्नमेंट किसके हाथ में होनी चाहिए। तो उनका क्लियर चॉइस था कि नीतीश कुमार शुड बी द लीडर ऑफ बिहार। तो ये पैकेज का ज्यादा असर नहीं पड़ा। जहां तक भीड़ की बात आप कर रहे हैं, भीड़ कभी भी वोटों में तब्दील नहीं होती, ये तो आपको भी पता है। बिल्कुल जी। प्रभजोत जी, मैं थोड़े तो ये जानना चाहना, जिस तरह हुणे आशुतोष जी ने कहा कि बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा होवे या फिर राखवेंकरण का मुद्दा होवे, इन्हां दोवें मुद्दों नूं तुहानूं लगदा कि महागठबंधन बनाउण दे विच कामयाब रहा? बिल्कुल। देखो, ये मुद्दा बने ही सीगा, बाहरी वर्सेस बिहारी, कास्ट सिस्टम भी, कास्ट दे वोटिंग, ये भी बड़ा बड़ा फैक्टर सीगा। और जिहड़ी वड्डी गल ये सीगी कि जिवें प्रोफैसर आशुतोष ने कहा कि 3 वड्डे अपोजिशन दी पार्टियां इकट्ठियां होके एक पार्टी नाल लड़ रही सन, और ये बड़ा बड़ा फैक्टर सी। और बीजेपी की जिहड़ी गलती मैनूं लगदा कि जिहड़ा एक वेव चली सी मोदी दे फेवर विच, वो हरियाणा ते आके रुक गई है। उस तो बाद वो वेव जम्मू कश्मीर भी ब्लंट हो गई सी और दिल्ली जाके बिल्कुल फेल हो गई थी। हुण
ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਵ ਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਖਾਲੀ ਪੈਕੇजेस ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਸਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਔਰ ਬਿਹਾਰੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਕੋ ਵਾਪਸ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲਸੋ ਅ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟਿੰਗ ਡਿਫੀਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਈਏ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸੈਕੂਟਿਵਲੀ ਜਿੱਤੇ हैं और मोदी जी लीडरशिप भी जिते हैं, यानी मोदी लीडरशिप भी जिते। मैं हुणे तुहानूं थोड़ी देर पहले क्या हर स्टेट का अपना अंदर का एक पॉलिटिक्स है, अंदर की एक सियासत है। दिल्ली की अपनी सियासत है, बिहार की अपनी सियासत है, यूपी की अपनी सियासत है, हर प्रदेश की अपनी एक सियासत है। ਪਰ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, मैं अपनी गल पूरी कर लवां। जी बिल्कुल। दिल्ली च ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 32 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ he could project as he's a savior of the poor, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਟਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਸਾਲ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਸਨ। ਕਿਤਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੈਂਪੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਚ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਡਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਗਣਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਦਾ ਗਣਿਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਵੋਟ ਸੀ, MY ਫੈਕਟਰ, ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੋਟ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਲੋਕੀ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਂਟਲ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸੀ ਉਹ ਉਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਿਆ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ गठबंधन ਨੂੰ बहुत ज़्यादा मजबूत किया। ये जो हम जातीय समीकरण की जब बात कर रहे हैं उसके पहले जरा हमको ये समझना होगा कि बिहार 2005 से हमेशा एक डिसिसिव मैंडेट दिया है। बिल्कुल 2005 के चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो 2009 का पार्लियामेंट इलेक्शन हो, चाहे वो 2010 का असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हो, और अभी भी वो ये एक चीज़ प्रूव करता है कि बिहार के लोग जो हैं वो डेवलपमेंट चाहते हैं। ये सारी वोटिंग डेवलपमेंट के नाम पे हो रही है। जहाँ तक जातीय समीकरण की बात है, ये भारत का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे जो है वोट्स वगैरह जो देते हैं या टिकट्स देते हैं वहाँ पे जात को नहीं हम लेते हैं। सब जगह ये है। बिहार को क्यों हम बदनाम कर रहे हैं बार बार जातीय समीकरण को लेकर के? हाँ, ये कॉम्बिनेशन, जैसा मैं आशुतोष जी के इस कथन से ताल्लुकात रखता हूँ कि इन्होंने जो कहा कि जो लालू जी ने यहाँ सोशल एक जस्टिस की बात की, उन्होंने वहाँ पे वो सक्सेसफुल हुए, और जहाँ नीतीश जी जो है वो एक काउंटर फॉइल, मोदी जी के काउंटर फॉइल का उन्होंने काम किया, वो वहाँ सक्सेसफुल हुए। तो ये जो इन लोगों ने जो बात की, बीजेपी उसको नहीं समझ पाई। वो जो है शुरू के डेवलपमेंट, जो इन्होंने जो 1.25 लाख करोड़ का जो इन्होंने घोषणा की, डेवलपमेंट की जो बात की, वहाँ से वो इसको ये जो है कास्ट के ऊपर ले आई है बीजेपी, कास्ट और कम्युनलिज्म के ऊपर ले आए। बिल्कुल। और इसका जो है ये नुकसान इनको हुआ क्योंकि ये ध्रुवीकरण फिर होना शुरू हो गया। ठीक है। आशुतोष जी, मैं तुहाडे तो जानना चाहना कि इस इलेक्शन तो पहला एक बीफ पॉलिटिक्स बड़ी चली सी, तुहानू लगता है कि बीफ पॉलिटिक्स ने भी किते ना किते बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया? हाँ बिल्कुल। ये देखो, बिहार में यूपी एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि बिहार में क्या है कि जो मुस्लिम्स हैं वो अपने को समाज के पिछड़े वर्गों से कहीं जोड़ कर देखते हैं। तो वहां इस तरह की जो पोलराइजेशन, मंडल और कमंडल के बीच की लड़ाई होगी तो जाहिर है कि मंडल की जीत होगी। क्योंकि बिहार में अगर आप इस तरह से पोलराइज करने की कोशिश करेंगे कम्युनल बेसिस पे, जो कि 5th फेज में हमें लगा, क्योंकि ये काऊ और बीफ ये सब की बात जो हुई, ये बिहार में कभी भी सक्सेसफुल ना हुई है ना होगी। आप शुरू से देखें, जो रथ यात्रा थी आडवाणी जी की 90 में सॉरी, वो भी देखो, उसको भी रोका था लालू यादव ने। और शुरू से आप देखोगे कि अगर इस तरह की पॉलिटिक्स अगर आप करेंगे बिहार में, जो हिंदू और मुस्लिम को बांटने की पॉलिटिक्स, ये बिहार में सफल नहीं हो सकती। इसका सीधा कारण ये है कि बिहार के जो मुस्लिम्स हैं वो अपने को, जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने को कहीं ना कहीं समाज का जो सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास है उसके साथ जोड़ कर देखते हैं। तो ये बीजेपी की जो रणनीति थी वो बिल्कुल ही सही नहीं रही। और बीजेपी को इसका नुकसान एक और हुआ होगा, जब सारे फिगर्स आएंगे तो पता चलेगा कि जो बीजेपी का एक जनाधार था यूथ के बीच में और अर्बन वोटर्स के बीच में, जो कि कहीं ना कहीं सशंकित थे लालू जी के, नीतीश के साथ आने की वजह से, क्योंकि बिहार में आपको पता है कि गवर्नेंस की प्रॉब्लम रही थी जब लालू जी चीफ मिनिस्टर थे। तो वो भी जो ये मिडिल क्लास था, जो डायस्पोरा, बिहारी डायस्पोरा बहुत फैला हुआ है, मैं भी उसका एक पार्ट हूं, वो कहीं ना कहीं इस बात से भी उखड़ गया होगा। तो बीजेपी को डबल लॉस हुआ। एक तो उसकी वजह से एक लालू जी को एक मौका मिल गया कि वो एक सोशल जस्टिस के प्लान को और कंसोलिडेट कर सके, प्लस जो अर्बन वोटर्स थे, जो मिडिल क्लास वोटर्स थे, जो एजुकेटेड बिहारीज हैं, जो एस्पायरिंग क्लासेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं नाराज हुए होंगे इस तरह की पॉलिटिक्स से, जो बीफ पॉलिटिक्स और काऊ पे जितनी बहस हुई, और जो ये जो भागवत जी का हुआ, और जो आर.के. सिंह और वी.के. सिंह, इन सब की जो स्टेटमेंट आई, उससे भी बहुत नुकसान हुआ होगा। ये जो आपके जो लोकल लीडर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, जो लीडर हैं वहां के, जो मंत्री भी हैं बिहार के, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट डाल दिया। फिर अमित शाह का ये बयान कि पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे, ये सब चीजों ने बिहारी जो इलेक्टोरेट है उसको बिल्कुल ही डिसइल्यूजन किया होगा। जो इनके कमिटेड वोटर थे वो भी कहीं ना कहीं से नाराज हुए। ठीक है। मैं ब्रजी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ?
देखिए, कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें इस पर सवाल जरूर उठेंगे क्योंकि पार्टी के अंदर भी काफ़ी विरोध है। और जो सूत्रों के मुताबिक जो डेवलपमेंट आरएसएस के अंदर भी है कि आरएसएस भी अंदर से काफ़ी खफा है कि जिस तरह से वन मैन शो चलाते हैं, लोगों के साथ में लेकर नहीं चलते हैं। तो अमित शाह के नेतृत्व के ऊपर भी सवाल उठेगा। जनवरी में भारतीय जनता पार्टी की प्रधानगी भी तय होनी है, तो उसमें अमित शाह का परफॉर्मेंस क्या रहा है पिछले 1 साल में। हरियाणा का चुनाव छोड़ दें तो उसके बाद से जो रिजल्ट रहा है वो काफी अच्छा नहीं रहा है। बिहार के बाद बंगाल में चुनाव होने हैं, असम में चुनाव होने हैं, पंजाब में चुनाव होने हैं, तो ये सब चुनाव एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और बिहार को एक आम राज्य की तरह मैं नहीं देखता हूँ, एक बहुत बड़ा एसिड टेस्ट था बीजेपी के लिए और अमित शाह के लिए, जिसमें काफी हद तक नाकाम रहे हैं अमित शाह। तो निश्चित तौर पे अमित शाह की लीडरशिप के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठेगा। ठीक है ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਕਿ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਕੋ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਜੇਡੀ ਨੂੰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਖੋ, ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਰਜੇਡੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਈ ਓਪਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਸੀ, ਜੇਡੀਯੂ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਜ਼ ਹੈਡਿੰਗ ਫॉर ਅ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਟਰਨ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਡਾਊਨ ਸਲਾਈਡ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਤੀਜੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਰੁਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 2/3 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਜੇਡੀ ਔਰ ਜੇਡੀਯੂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਸੰਗਠਨ ਸੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਬੀਫ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਚੱਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਤੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਬੇਸ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕੇ ਉਹ ਅੱਜ। ਨਹੀਂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੌਗਨਿਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਸਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ
ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਉਸਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਗੜਜੋੜ ਦੀ ਮਹਾ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਤਿਨਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? कांग्रेस को देखिए 27 सीट्स मिली हैं, तो बहुत कुछ इस कांग्रेस की सफलता जो है वो एक तरह से मतलब पिगी बैक था। ये जो उनकी सफलता है बहुत कुछ वो निर्भर करी जो इनकी जो मोबिलाइजेशन रही नीतीश और लालू जी की जोड़ी की, उसकी वजह से उनको सफलता मिली। क्योंकि राहुल गांधी ने मुश्किल से 4 सभाएं की, 4 या 5 सभाएं की, तो कांग्रेस की जो हाई कमांड थी वो बहुत ज्यादा अच्छा। फिर नीतीश और लालू ने कभी भी मंच साझा नहीं किया राहुल गांधी के साथ। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ठीक है, कांग्रेस ने गेन करा है, पर असल सफलता मिली है लालू जी को। लालू जी को एक पुनर्जीवन मिला है, क्योंकि आप पिछले दिनों देखो लालू जी की वाइफ हारी, राबड़ी देवी हारी, उनकी बेटी मीसा देवी जो है वो पाटलिपुत्रा से हारी। तो वो उस तरह से उनकी जो एक वो जेल भी गए, वो चुनाव आयोग के द्वारा अयोग्य घोषित किए गए चुनाव लड़ने के लिए। तो एक तरह से लालू को एक पुनर्जीवन मिला है और उनकी पार्टी को भी, क्योंकि अब एक चीज है कि लालू जी के राजनीतिक जीवन का ऑलमोस्ट समझिए तो आप एक जो चुनावी जो उनका जो उनकी पारी है, चुनावी पारी एक तरह से खत्म हो चुकी है। तो उनके बेटों की जो जीत हुई है उसकी वजह से उनको एक मतलब एक उनकी पार्टी को, लीडरशिप को, क्योंकि ये जो दो पार्टियां हैं ना, आरजेडी हो चाहे ये जनता दल यूनाइटेड हो, ये बात साफ है कि ये दोनों लीडर सेंट्रिक पार्टी हैं। जबकि बीजेपी के पास संगठन है, तो बीजेपी जो है वो लीडर पे उतनी ज्यादा डिपेंड नहीं करती, वो अपने कार्डर पे, संगठन पे निर्भर करती है। जबकि ये जो दोनों पार्टियां, आरजेडी में अगर आप लालू जी को हटा दें, जनता दल यूनाइटेड से अगर नीतीश जी को हटा दें, तो इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं रह जाता ज्यादा। तो मैं कहूंगा कि असल गेन, और मैं कहूंगा ये भी कहूंगा कि लालू जी एक गेम चेंजर के रूप में आए। लालू जी ने बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन किया, सोशल जो वोट बैंक था उसमें लालू जी का बहुत ज्यादा हाथ रहा। तो इस तरह से आप देखोगे कि अगर कोई रियल गेनर है तो लालू प्रसाद यादव ही है। लालू यादव हैं। ठीक है, बिल्कुल। प्रभजोत जी, मैं थोड़े तो ये जानना चाहना, हर इलैक्शन तो बाद ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? देखो, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ ਅਸਰ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਲੇ। ਸੋ
ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਚ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਹਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਫੋਰਸਫੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ 25-27 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ, ਆਰਜੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਲ ਡਰਮ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ, ਨਿਊ ਲੀਜ਼ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2005 ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਬਣੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਬੇਸਿਕ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗਠਬंधन ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ? देखिए, पहली बात जो डेवलपमेंट का जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा था। नीतीश ने इसको बहुत सौम्यता से रखा। उनकी जो जब उन्होंने जो भी बातचीत की कहीं पे वो अग्रेसिव नहीं हुए, ये लोगों तक पहुंचा। प्लस उनका जो काम जो गांवों में जो हुआ है पिछले 10 सालों में, और 2013 के बाद भले ही वो असर उसमें पड़ा हो, मगर वो वहाँ तक गांवों तक पहुँचा है। वहाँ पे चाहे वो शिक्षकों की बहाली हो, चाहे लड़कियों की शिक्षा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सारा गया और इसका एक फर्क पड़ना था। और दूसरी बात ये थी कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे, जो बाहरी का जो मुद्दा आया वो बिल्कुल झलक रहा था कि बिहार की वो जो वस्तु स्थिति है उससे या तो उनके स्पीच राइटर उनको ठीक से नहीं गाइड कर रहे थे, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है बहुत जगह ये बात आई है, गांव में इलेक्ट्रिसिटी और उनके स्पीच में जा रहा है कि यहाँ बिजली है नहीं है, तो ये समझ में आता है कि ये अनभिज्ञता है उनकी और उनको ठीक से गाइड नहीं किया गया। मगर फिर भी अगर हम देखें इस बात को कि जो वोट परसेंटेज है, ये बहुत टाइट कॉन्टेस्ट है, सीट्स ज्यादा है, मगर वोट अगर हम देखें परसेंटेज तो बीजेपी का वोट परसेंटेज गेन हुआ है इस बार। ठीक है, मैं ब्रजी थोड़े तो जानना चाहना हुण नीतीश दे ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸੌਖੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਹ ਹਾਲੇ ਵੀ हैगी नीतीश ਲਈ? देखिए, पिछले बार के मुकाबले इस बार जो नीतीश की सीटें रही हैं वो आधी रह गई हैं। इस बार पिछली बार 115 सीटें आई थी, इस बार लगभग 71 के आसपास में सीटें इनको मिली हैं। और जो राष्ट्रीय जनता दल है जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में आज बने हुए हैं। तो लोग जिनसे भी मेरी बात आज सुबह से हो रही है बिहार में वो यही कह रहे हैं कि लालू को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा नीतीश कुमार के लिए, लेकिन लालू यादव के जो दोनों बेटे हैं वो उनको अभी काफ़ी वक्त देने वाले हैं कि अगला जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता है तब तक उनको ग्रूम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लालू यादव एक तरह से इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उससे बाहर हो चुके हैं। अब जो उनको हासिल करना था उन्होंने कर लिया, पार्टी को उन्होंने काफ़ी मजबूत हालात में लाके खड़ा किया हुआ है। और अब उनका जो अगला टास्क ये है कि वो अपने दोनों बच्चों को ग्रूम करें, उनको जिताने में वो काफ़ी कामयाब रहे हैं। तो अभी 3-4 साल तक मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को काफ़ी हद तक वो सपोर्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी के लिए नेशनल पॉलिटिक्स में एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं कि वो आके उनके सामने खड़े होंगे और उनके खिलाफ बयानबाजी करेंगे। तो एक बड़ी एक जीत हुई है हासिल इसको लालू प्रसाद यादव को, और उनको संभालना, उस जीत को संभालना, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव की जो एक उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो तजुर्बा है, राजनीतिक तजुर्बा, जिस हद तक उन्होंने सोशल एक पॉलिटिक्स को उन्होंने समझा है बिहार के,
तो उसको काफी हद तक वो संभाल पाने में कामयाब रहेंगे और आने वाले 2-3 साल तक लगता है कि सरकार ठीक से चलेगी भी। ठीक है, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो लालू यादव जी बेशक पूरे देश घूमन जिथे मरी जान, मैं पहले आख्या हर स्टेट का अपना एक इलैक्शन है, वो असर उन्हों का स्टेट हैगा सी, स्टेट रहेगा असर। पर तुसीं सोचो लालू यादव कोई इलैक्शन बंगाल होएगा या लालू यादव इलैक्शन कोई यूपी होएगा, जे लालू यादव इलैक्शन लालू यादव कोई असर आसाम में होएगा, मैनूं नहीं लगता कोई इहो जिहा असर होने वाला। ठीक है, उन्होंने अपने मन हैगा, वो थोड़ा बड़बोले नेता भी है, अज मैंडेट भी मिल गया, वो अपनी तरफ कोशिश करन, कोई रोक नहीं हैगी। परंतु जो उन्होंने पिछला करैक्टरिस्टिक है, जो पिछले उन्होंने जो भ्रष्टाचार का सारा मामला है वो उन्होंने चिपकिया है, वो कोई तोल नहीं गया हले, वो हले भी वो सारे मामले चलते पे ने। इस करके ये कहना कि कोई लालू यादव नाल बड़ा कोई डर बैठ गया, इहो जी कोई गल है नहीं। ठीक है, आरपी सिंह जी हुण थोड़ी पार्टी किस तरह दे नाल अंतम मंथन करेगी और खास तौर ते प्रधानगी ते बड़ा सवाल चुकिया जा रहा है कि बीजेपी की प्रधानगी अहुदे नूं लैके काफ़ी तरह की क्यास राइयां लाइयां जा रही ने कि वार वार इक्को जी स्ट्रैटेजी अपनाउण दे नाल और उसके फेल होण दे नाल ये सारा बवाल खड़ा हो रहा है। देखो सारी पार्टी कलैक्टिव लीडरशिप पे काम करती है, वो ये नहीं किसी इंडिविजुअल लीडर दे करके या इंडिविजुअल पार्टी प्रेसिडेंट करके या इंडिविजुअल कोई लीडर करके जी सारी पार्टी इकट्ठा काम करती है। बिहार में पूरी पार्टी ने इकट्ठा काम किया। हाँ, को पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह सन, इस करके उत्थे जाकर कैंप किया, उत्थे जाके पूरी रणनीति लड़ाई की थी, वो गल मंनदे। पर ये इलैक्शन की हार का या जित का कोई नतीजा या ठीकरा अमित शाह के सिर ते नहीं ला सकते सी। ये तो इलैक्शन सी, पूरी पार्टी ने मिलकर लड़िया, पर जिम्मेवारी नतीजा है। पर आरपी सिंह जी जिम्मेवारी तो बन जाती है ना, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। नहीं बहाने की गल नहीं की, मैं मोदी जी की नीति हाले भी देश नूं एक सबका साथ सबका विकास हाले भी उत्थे ही है। वो श्रेष्ठ भारत बने, हिंदुस्तान सब तो वधिया दुनिया उचले देशों च है, हाले भी साडी नीति वो नीति उत्थे ही है, वो नीति कोई कमी नहीं हैगी। मोदी नीति किधर कोई कमी नहीं। और जो अज मोदी जी का एजेंडा गरीब आदमी वास्ते कीता है, उसकी कोई कमी नहीं है एजेंडे की। वो जो इंश्योरेंस देता, सोशल सेक्टर कवर कर लिया गरीब आदमी वास्ते, उसकी कोई कमी नहीं हैगी। परंतु जी मैं वापस गल करें कि ये कोई इलैक्शन कोई कला अमित शाह या कला मोदी इलैक्शन नहीं सी, ये इलैक्शन पूरी पार्टी ने मिल के लड़िया। उत्थे साड़ी पूरी लीडरशिप उत्थे हैगी सी, पूरी लीडरशिप उत्थे एक एक ब्लॉक लेवल ते काम कर रही थी। इस करके उसका जो नतीजा है वो पूरी पार्टी का नतीजा है। पर आरपी सिंह जी सवाल तो उत्थे ही खड़ा हुंदा ना कि वार वार यही कहा जाता है कि स्थानक लीडरशिप कित्थे सी, अमित शाह और मोदी तो इलावा कोई चेहरा नजर ही नहीं आया। तीजा चेहरे का तुसीं नाम दस दो जिहड़ा इन्हां कैंपेन दे विच नजर आया होवे। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे ख्याल गलतफहमी है, थोड़ा थल्ले जानकारी लो। सुशील मोदी ने जिन्नी पब्लिक मीटिंग की उन्नी शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उत्थे नहीं की। इस करके तुहानूं जिन्नी पब्लिक मीटिंग उत्थे नंद किशोर यादव ने की, उन्नी होर बाकी लीडर्स ने नहीं की। तो इस करके इत्थे बैठे दिल्ली स्टूडियो बैठ के नहीं करती, जमीन की हकीकत कुछ होर है। क्योंकि असीं अज ये मंनिया कि लोगों ने साड़ी गल नहीं सुनी, लोगों को साड़ा एजेंडा डेवलपमेंट का एजेंडा साड़ा नहीं वारा खाया, वो एजेंडा वारा खाता जो लालू यादव ने देता। तो असीं उस सिर मत्थे मनते हैं, ये नहीं कि असीं उस मैंडेट को मनते नहीं। पर उसका यह मतलब नहीं कि साड़ी को लोकल लीडरशिप नहीं हैगी, साढ़े को बहुत बथेरी उत्थे लोकल लीडरशिप हर कास्ट हर कॉम्बिनेशन साढ़े को लीडरशिप सी। परंतु सारा जो डेवलपमेंट एजेंडा सी वो लोगों को नहीं वारा खाया, असीं इस गल नूं मनदे हां। ठीक है, मैं ब्रजी तुहाडे तो जानना चाहना किन्ना कु इत्तेफाक रखते हो। आरपी सिंह जी कहते हैं कि नहीं असीं स्थानक लीडरशिप नूं लैके चले हैं, पर शायद किते ना किते वार वार जिहड़े इल्जाम लगते हैं और हुणे असीं गल शत्रुघ्न सिन्हा होरां दी भी कीती है, तुहानूं नहीं लगता कि जो गल कही जा रही है कि दो चेहरिਆਂ तो इलावा होर कोई चेहरा नजर नहीं आया, उस करके इफेक्ट पिया? ये बात सिर्फ बिहार की नहीं है, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी तकरीबन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी रही है। और पिछले 1.5 साल से जिस तरह की पार्टी चल रही है, जिस तरह की सरकार चल रही है, तो उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि बाकी के जो लीडर्स हैं, बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको पार्टी के अंदर में या सरकार के अंदर में कितना अख्तियार हासिल है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात ये जो की जाती है कि पावर जो शेयरिंग की बात है, वो कितना पावर शेयरिंग आप
अपने मंत्रियों के साथ में करते हैं, अपने नेताओं के साथ में करते हैं, उनको कितना स्पेस देते हैं। तो आने वाले समय में बीजेपी के अंदर में यही सबसे बड़ा डिबेट है, ये कि सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पार्टी को चलाएंगे या देश को चलाएंगे, या बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे स्पेस। इस बात का जो डिबेट हो रहा है, ये पार्टी के अंदर भी हो रहा है और पार्टी के बाहर भी हो रहा है। ठीक है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਰ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਖਰ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ।